संस्मरणों की श्रृंखला में एक और संस्मरण है ज्योत्सना मिलन का ही लिखा हुआ नवीन सागर पर। और आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए ये फिर से पढ़ा। होने का धोखा, नवीन सागर। नींद का आह्वान उसने किया अवश्य था। नींद सपनों की महासृष्टि, लहर सी आए डुबा ले। यानी सपनों की महासृष्टि से कम कुछ जिसे कबूल न हो। एक स्वप्न विहीन नींद तो कम से कम उसकी कामना नहीं हो सकती थी। नवीन सागर की नींद यूँ भी इतनी संक्षिप्त थी कि रात हमेशा उसकी नींद से लंबी ही होती, और जितने सपने वह देखना चाहता उनके लिए उसकी बित्ते भर नींद सदा कम पड़ जाती। इसलिए अपने दिनों को, अपनी जागृति को भी वह सपनों की महासृष्टि की तरह बरतता। मेरे, तुम्हारे, इसके, उसके, यानी जिस किसी का दोस्त वह बन जाए, उन सब के सपने भी उसके सपनों में जुड़ते जाते। ऐसे किसी दोस्त की तलाश किसे नहीं होती। लिहाजा यह कि जिस किसी के संपर्क में वह आता, वह उसकी दोस्त या उसका दोस्त अक्सर बन जाता। दोस्त का दोस्त और उसका भी दोस्त वह हो सकता था। यात्राएं वह कम करता, मगर जब भी करता अपने सहयात्रियों के साथ हमेशा के लिए छूट जाता। ऐसा व्यक्ति भी भोपाल शहर में आता तो नवीन सागर की तलाश ज़रूर करता। घर उसका छोटा हो या बड़ा, इससे शायद ही कोई फ़र्क पड़ता। अपना या सरकारी घर चूँकि नहीं था उसके पास, घर बदलते रहना उसकी नियति थी। आज इस मोहल्ले में कुछ साल बाद किसी दूसरे मोहल्ले में, फिर किसी तीसरे में। उससे मिलना जब हुआ तब वह लगभग हमारे मोहल्ले में था। बीच के वर्षों में कई दूर के मोहल्लों में रह आया और आखिर में फिर उसी मोहल्ले में लौट आया। हर बार उसे कई आकार प्रकार के छोटे बड़े ऊपर नीचे के घर मिले, लेकिन इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा लगता कि घर में बहुत सारे लोग हों, कि कोई इते लौट रहा हो, कोई उते लौट रहा हो। ऐसा दृश्य घर में अक्सर उपस्थित हुआ रहे कि दृश्य में कोई दाढ़ी बनाता हुआ, कोई नहाता हुआ, कोई खाता हुआ, कोई सोता हुआ, कोई हंसता हुआ, कोई टीवी देखता हुआ, या कोई कुछ भी, यानी कुछ भी करता हुआ हो सकता था। अपने घर का यह दृश्य उसका प्रिय दृश्य हुआ करता था। उसे जैसे ही पता चलता कि सागर से या चिरगांव से या चंडीगढ़ से या दिल्ली से या रायपुर से अमुक अमुक मित्र आए हैं उसके शहर में और अमुक अमुक होटल में ठहरे हैं, तो हाथ के सारे काम किनारे कर इस बात का बुरा मनाता हुआ कि शहर में उसके घर के होते हुए उसका या उसके कोई मित्र होटल में कैसे ठहर सकते हैं। उस होटल में वह पहुंच जाएगा जहां उसके मित्र के ठहरे होने का समाचार उसे मिला था, और कुछ ही देर बाद सामान सहित मित्र को अपने घर ले आने में कामयाब हो जाने पर उसे जो अद्भुत खुशी होती, जैसे संसार की बड़ी भारी नेमत उसके हाथ लग गई हो। उसके पूरे परिवार का भरपूर प्रयत्न होता कि आने वाला मित्र उसके घर में अपने घर में रह रहे होने की तरह रहे। फिर भी मित्र अगर संकोच से घर में रहता तो वह उदास हो जाता और इसके लिए अपने को ही जिम्मेदार मानता। किसी मित्र की बहन या दीदी उसी शहर में रह रही होती और वह अगर यह पूछ लेता कि काय नवीन हम जिज्जी के हुआ हैं, तो इसका मतलब उसके लिए यह होता कि उन्हें उसके घर में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि उसके किसी मित्र के बुलावे पर उसके घर जाने की नौबत आ जाए, तो उसका रास्ता तो बड़े उत्साह से कट जाता। पर मित्र के घर के दरवाजे पर अपने अन्य मित्रों के साथ नए सामान के पहुंचने के बाद, सारे सामान को दरवाजे के सामने रिक्शे से उतार कर रखने के बाद, उसे देखकर उस सब कुछ को लेके घर में दाखिल होना उसे एक असंभव कार्य लगता। राजस्थान यात्रा में हम सब साथ थे। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर होते हुए जयपुर पहुंचे थे। और यूँ भी पूरे राजस्थान में कहीं भी यात्रा पर जाएं, हमारे लिए बिना जयपुर गए लौटना लगभग असंभव होता। प्रोफेसर दयाकृष्ण, मुकुंद लाट और यशदेव शल्य जिस शहर में बसते हों, उस शहर को बरका कर आप राजस्थान जाकर कैसे लौट सकते हैं। तिस पर जयपुर शहर में शल्य जी का घर हो तो आप किसी और घर में ठहरना तो दूर, ठहरने की सोच भी कैसे सकते हैं। एकदम न सही, फिर भी लगभग नवीन सागर वाला हिसाब उनका भी था, कम से कम हमारे संदर्भ में। लिहाजा मैं, रमेश, नवीन, टीकू और कक्कू शल्य जी के दरवाजे पहुँचे। कितना भी कम हो, आखिर 8-10 दिन से राजस्थान में घूम रहे 5 लोगों का सामान कुछ न कुछ तो होना ही था। उसे एक साथ इकट्ठा इस तरह दरवाजे के सामने पड़ा देखकर हम भी कुछ संकुचित थे। फिर भी
घंटी बजाकर सामान से कुछ दूर इस तरह खड़े थे जैसे उससे हमारा कोई लेना देना न हो। शैली जी के घर का वह दरवाज़ा मेरी याददाश्त में लगभग सारा दिन खुला रहता था। उस खुले दरवाजे से बाहर आकर उन्होंने ज़ोरदार स्वागत किया। अरे वाह वाह, आइए, कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए कि हम सब के सब एक साथ उनमें समा जाएं। और इसी के साथ उन्होंने बेटे कमल नयन को आवाज़ दी कि सामान कमरे में पहुंचवा दो। उन्होंने आकर नमस्कार के उपरांत सामान दो दो तीन तीन करके भीतर पहुंचा दिए। थोड़ी देर बाद किसी वजह से शैली जी दरवाजे तक गए तो देखा अभी भी कुछ सामान लावारिस सा बाहर ही पड़ा हुआ था। उन्होंने फिर कमल नयन को आवाज़ दी, भाई कमल, ये सामान अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। दरवाजे पर प्रकट होकर कमल नयन चकित से सामान को गौर से निहारने लगे कि यह तो वही सामान है जिसे अभी अभी उन्होंने कमरे के हवाले किया था। ये फिर बाहर किस चमत्कार से पहुंचा होगा। बहरहाल वे फिर सामान को भीतर कमरे की ओर ले चले। नवीन के अति संकुचित होकर अपने सामान को किसी होटल में चले जाने के इरादे से बाहर निकाल लाने की सज़ा कमल नयन को दोबारा सामान भीतर ले जाने के रूप में भुगतनी पड़ी। अब मेरा मारे हंसी के बुरा हाल था। शैली जी के घर में एक बार दाखिल हो जाने के बाद सामान को फिर बाहर निकाल कर कहीं और, मसलन होटल में जाकर ठहर जाना क्या संभव था, और वो भी अकेले नवीन का। दूसरी तरफ अपनी शर्म और संकोच से भी उसकी निजात अगर आसान नहीं थी तो इस तरह की किसी हरकत से उसका बचाव भी आसान नहीं था। नवीन के कई सारे धर्म ऐसे थे जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता था। अपने सारे धर्मों को स्वयं ही तय करता, या कभी कभी कोई धर्म तो अचानक और अपने आप ही तय हो जाता। और मज़े की बात यह है कि हर आदमी के लिए उसका धर्म अलग होता। जैसे बाहर से आने वाले अपने मित्रों का स्वागत सत्कार तो उसका धर्म था ही, इसके अलावा बाहर से आकर शहर में रह रहे मित्रों के किसी भी तरह के संकट में उसका साझा न हो, यह असंभव था। विनोद कुमार शुक्ल निराला सज्जन पीठ में रह रहे हों, बीमार हों, तो बेन बहादुर के बावजूद उनके लिए परहेजी खाना पहुंचाना उसके अलावा किसी दूसरे का धर्म कैसे हो सकता था। बहुत बीमार होकर शहर में आई तेजी ग्रोवर के लिए उबला खाना उसे छोड़ कौन सुलभ करा सकता था। शहर में ही बसने वाले नवल शुक्ल जैसे मित्र के घर जचकी का मौका हो तो अस्पताल उनके लिए खाना नवीन न पहुंचाए, ऐसा कैसे हो सकता था। यहाँ तक कि शहर में अपने कामकाज से हाथ धो बैठे किसी परिचित के लिए उत्पन्न रोटी के संकट का पता चलने पर जेब से पूरी तनख्वाह निकालकर संबंधित व्यक्ति के हाथ में चुपचाप सरका देना उसका सहज स्वभाव था। कई बार तो ऐसी बातों का पता भी न चलता। चल जाने पर टोक देती, महीने भर अब घर कैसे चलेगा नवीन। तो उसका जवाब होता, ज्योत्सना जी, मुझसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत इस वक्त उस आदमी को है। इसके आगे मौन ही एकमात्र जवाब हो सकता था। और हमारा तो क्या था जो उसके बिना हुआ हो। घर में हम 4 लोग थे, चारों का दावा था कि वह उसका दोस्त है। इसलिए हर का काम, हर की समस्या, हर की तकलीफ़, हर की खुशी, हर का सपना उसका होता। इसलिए हर एक के हर कुछ में उसका साझा होता। टीकू की सिरेमिक भट्टी लग रही हो, वह शहर में हो, स्वस्थ हो और वहाँ उपस्थित न हो, यह नहीं हो सकता था। इसी तरह कक्कू की डायलॉग फिल्म बन रही हो, उसे बुलाया हो, वह अस्वस्थ हो, तब भी उसे जाने से रोकना असंभव होगा। मौका त्यौहार का हो, बीमारी का, घूमने फिरने का हो, वह शामिल न हो तब तक कुछ भी हुआ जैसा न होता। टीकू पूना जा रही हो, रात दिन के काम का अंदेशा हो, तो अमूमन सुबह सुबह ना आने वाला नवीन अंजीर के पैकेट को झुलाता हुआ सवेरे ही हड़बड़ाया सा पहुंच जा सकता था। क्यों रे, ये क्या है। मेरे टोक देने पर उसका जवाब होता, ज्योत्सना जी, दरअसल आदमी के कुछ धर्म होते हैं और उनका पालन उसे करना ही पड़ता है। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी लड़कियों को, इससे इनका पेट गड़बड़ा रहेगा और फिर होगा वही सरदर्द। सुबह शाम 2-2 अंजीर भिगोकर खा लिया करेंगी और एकदम ठीक रहेंगी। मैं चकित सोचती रह जाती कि जो धर्म मुझे न सूझता वह उसे कैसे सूझ जाता था। समय का हिसाब उसका भी मेरी तरह एकदम ही गड़बड़ था। फ़र्क यही था कि उसने टाइम मशीन की अलामात कभी पाली ही नहीं और मैं सारे समय उसे हाथ पर बांधे रहने के बावजूद शायद ही कभी उस पर नज़र डालने की जहमत उठाती। घड़ी पर नज़र चाहे डालूं चाहे ना डालूं, मेरा समय किसी सूरत में उसकी तरह बेहिसाब नहीं हो सकता था। दोस्तों के साथ बैठे हैं सुबह से शाम तक या शाम से दूसरी सुबह तक, किसी भी दोस्त के यहाँ कहीं के लिए भी कभी भी निकल पड़ने को तैयार होता, चाहे निकलना घर से हो चाहे दफ्तर से। हाँ, यात्रा करने को जल्दी तैयार न होता,
शहर में या शहर से कुछ मील की दूरी तक जिसे उसके स्कूटर पर आसानी से तय किया जा सके, वहाँ जाने को वह कभी भी तैयार हो जा सकता था। वह समय को और अपने को सदा असीम की तरह बरतता। दिन इतने कम थे उसके पास, इसका पता भी शायद उसे रहा हो। परिचय का उसका दायरा इतना बड़ा था कि जिस किसी व्यक्ति से उसे मिलाया जाता वह पहले से ही उसका परिचित निकल जाता। उसके जीवन में इतने सारे लोग थे कि उतने कम दिनों में से बहुत कम ही हर के हिस्से में आ सकते थे। किसी किसी के साथ बीता एक दिन भी जीवन भर उसके साथ बने रहने के लिए पर्याप्त से अधिक होता, और कुछ लोगों से रोज़ रोज़ मिलना भी कम पड़ जाता। जितनी देर जिस किसी के साथ होता इतना अधिक होता कि हर बार पूरा का पूरा यानी पाई पाई खर्च हो जाता, फिर भी पूरा का पूरा बचा रहता दूसरे मित्रों के लिए। जिस तरह या जिस अर्थ में वह पुरुषों का मित्र होता, उसी तरह उसी सहजता से स्त्रियों का मित्र भी होता। कितनी स्त्रियां थी नाते रिश्ते से लगाकर दोस्त तक, जिन्होंने उसे अपने विश्वस्त एकांत की तरह बरता और वह हर बार खरा उतरा। एक दोस्त की तरह उसने उनका साथ दिया। करिश्मा यह है कि नवीन के साथ होने पर स्त्रियों की पुरुष के साथ होने की चेतना अक्सर लुप्त हो जाती। यही वजह थी कि उनके समय की चेतना भी विलुप्त हो जाती, और वे किसी भी समय उसके साथ हो सकती थी, यानी समय आधी रात का भी हो सकता था। साहित्य के और विभिन्न क्षेत्रों के मित्रों के अलावा जिन दिनों वह समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य था, उन दिनों शहर भोपाल में आने वाले पार्टी के साथी और नेता नवीन के घर खाना न खाएं, यह कैसे संभव हो सकता था। वे अभी उसके भोपाल निवास के शुरुआती दिन थे। छोटा सा घर था 2 कमरे का। कमरे तो फिर भी गनीमत थे, उनके मुकाबले रसोई तो मानो चुल्लू भरी थी। जिस पर बारिश के दिनों में नाली का पानी उफन कर बाहर जाने के बदले रसोई में चला आता। मित्रों का और पार्टी के साथियों का आना तो किसी भी मौसम में हो सकता था, सो वे बारिश में उसके यहाँ जमे थे और बहस में जुटे थे। इसलिए उस बड़े वाले कमरे में उड़ती सी नज़र डालते हुए मैं सीधे रसोई में छाया के पास पहुँच गई थी कि आ गई हूँ तो कम से कम उससे मिलकर निकलूँ। नई नई नौकरी थी, छोटी सी नौकरी, बर्तन भी छोटे छोटे और गिने चुने, 3-4 लोगों के लिए खाना पकाने लायक, और उस समय वहाँ जमा खाने वाले मेहमान 15-20 से कम न थे। पार्टी के साथियों से मिलने तो कोई भी कभी भी चला आ सकता था, इसलिए 2-4 और लोगों के आ जुटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। अब इतने लोगों के लिए खाना बने तो कैसे बने? वह घर नवीन का था, इसलिए खाना जैसे भी बनना तो था ही। जिन डिब्बों में दाल चावल भर के रखे रहते थे, उनको झोलों में उलट कर खूंटियों पर टांग दिया गया था। उन डिब्बों की क्षमता भी अधिक नहीं थी, फिर भी उन्हीं में पक रहे थे दाल चावल। उन दिनों अभी उसके यहाँ गैस या कुकर जैसी चीज़ों का सपना देखने लायक गुंजाइश भी नहीं थी। ले देकर एक बत्ती वाला स्टोव था, उसी पर बनता था सब कुछ बारी बारी से। खाने के बीच में कई बार चाय का भगोना भी चढ़ता रहता। दिन तो कोई से भी नहीं ठहरते, वे भी नहीं ठहरे, लेकिन उस दिन अगर मैं उसकी साक्षी न होती तो मुझे कभी पता न चलता कि कैसे चलती थी नवीन की दुनिया। उसके लिए सबसे असंभव जो चीज़ थी वो थी हिसाब किताब। पैसा जेब में धरते या निकालते समय उसने उन्हें गिना शायद ही कभी हो। न गिनने पर उनके बेहिसाब होने की संभावना बनी रह सकती थी। पर्स जैसी किसी चीज़ का विचार ही उसे किसी झमेले से कम न लगता। जेब में हाथ डालो तो सीधे पैसे हाथ में आने चाहिए। कभी पता चलता निकालते धरते कुछ 100 रुपये कहीं गिर गए। किसी साथी या दोस्त के साथ डॉक्टर के गया था, डॉक्टर की बढ़ाई पर्ची को दोस्त के हाथ तक पहुंचने से पहले इसने थाम लिया और दवाइयाँ खरीद लाया, बाद में ले लूँगा ना पैसे कहते हुए। पैसे पकड़ने में तो उसे छूत लगती थी। और मज़े की बात यह है कि ऐसा नवीन सपना हमेशा धंधा करने का देखता था। लकड़ी की टाल खोली, साबुन बनाया, कपड़ा बेचा। धंधा उसने चिरगांव में किया चाहे भोपाल में, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसके धंधे में आधे से अधिक खरीदार तो उसकी जान पहचान के लोग होते, यानी अपने लोग, और अपनों से पैसा कोई कैसे ले सकता है। इस पर चिरगांव तो चिरगांव था, छोटी सी जगह। गांव में हर कोई हर किसी को जानता था, यानी गांव भर अपना था। काका बाबा, दादा ताऊ दाऊ, दादी चाची, अम्मा भाभी दीदी, इनसे पैसे कैसे ले लें, उसका सवाल होता। धंधा धंधे की जगह और नाता नाते की जगह, 2 चीज़ों को अलग रख पाना उसके बस का कब था। हर बार वह ऐसा कुछ कहता पाया जाता, हम भी यहीं तुम भी यहीं, पैसा तो मिल ही जाएगा, अभी लकड़ी तो उठवा लो। या फिर अरे सुनो तो, पैसे की कौन जल्दी है,
पहले साबुन वापर के तो देख लो। या पैसा कौन भागा जा रहा है भैये, अबे कपड़ा तो धर लो। ऐसे में इनमें का कोई भी धंधा ना डूबता तो ही होती ना अचरज की बात। और इतना ही नहीं होता था, कई कई दिनों और रातों को खर्च करके बने चित्रों को पहले तो खरीदने कौन आता। आधे से अधिक तो चित्रों की तारीफ करने वाले मित्रों के यहाँ पहुँच जाते। बाकी बचे में से कभी कोई खरीदने पहुँच जाता तो चित्र वह तुरंत थमा देता। पैसे पकड़ने के लिए कहीं हाथ को बढ़ाना न पड़ जाए, इस डर के मारे हाथ पहले ही पैंट की जेबों में जा दुबकते और वह कहता, फिर ले लेंगे ना पैसे, अभी कौन जल्दी है। जब कभी पैसे गिर जाते या अंट शंट खर्च हो जाते और छाया के लिए घर चलाने का संकट उपस्थित हो जाता तो कभी कभी मैं छाया से कहती, ये इतने पैसे अपनी जेब में क्यों लिए रहता है। इस पर छाया का लगभग एक ही जवाब होता, अरे दीदी अब क्या बताएं। छाया झेपी सी हंसी के साथ जोड़ती, इनकी जेब में पैसे न हो तो कहो ये बीमार ही पड़ जाएं। नवीन के बरक्स मुझे अपने पिताजी की याद आती। धर्मयुग के दिनों में दफ्तर जाते समय माँ रुमाल के साथ एक अठन्नी बापूजी के हाथ में पकड़ाती। उसमें से भी शाम को अक्सर इकन्नी दुअन्नी लौट कर वापस घर आ जाती। मुझे हमेशा लगता कि नवीन की जेब में जितने पैसे रहते थे उतने अगर बापूजी की जेब में रहते तो कहो वे अस्वस्थ हो जाते। दफ्तर से उसे तनख्वाह पूरी मिलने के मौके तनख्वाह ना मिलने या कम मिलने के मौक़ों से कम ही रहे होंगे, विशेष रूप से बाद के दिनों में। अपने भविष्य को पेशगी खर्च करने का दौर बढ़ता गया। कई दिन अस्वस्थ, कई दिन हताश, कई दिन अनुपस्थित। जैसे यह संभव था कि जब कभी दफ्तर ना जाए तो ना जाए, वैसे ही यह भी संभव था कि रात 10 बजे फ़ोन करो घर पर तो पता चले कि अभी तो नहीं लौटे दफ्तर से। दफ्तर का भूत जिन दिनों सवार हो जाता उन दिनों रात दिन बस दफ्तर होता, जैसे उसका न कोई घर परिवार हो, न दोस्त, न नाते रिश्ते। दिन अक्सर दफ्तर में बीतता। जब कभी दफ्तर न जाता वे दिन शामें और कई बार रातें भी दोस्तों में बीतती। जितना बाहर जाता उतना भीतर जाता रात को और फिर कविता में लौटता। अधरात जब भी लिख जाती उसकी कोई कविता, अरे छाया सुनो तो ये कविता सुन लो, फिर सो जाना। नींद में गुड़प छाया को वह जागती की सतह पर निकाल लाता। छाया जब तक कविताएं उससे सुन न लेती, कविताएं उसकी पूरी न होती। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन किसी रात वह मान लो अज्ञे जी को पढ़ रहा हो या श्रीकांत वर्मा को पढ़ रहा हो, रघुवीर सहाय को पढ़ रहा हो, साही जी को पढ़ रहा हो या शमशेर जी को पढ़ रहा हो और उनकी कविताओं से इस कदर सराबोर हो जैसे वे उसी की लिखी हों, तब भी वह छाया को जगा देता, अरे यार छाया सुनो तो कितनी बढ़िया कविताएं हैं, और उसे पढ़कर सुनाता। छाया को कविताएं सुनाते हुए उसे लगता जैसे सारी दुनिया को सुना रहा है। फिर दिनों तक उन कविताओं में मगन रहता, उन्हीं के बारे में बातें करता रहता। उसके दोस्त थे, दफ्तर था, घर परिवार था, और जिसे बहुत प्यार करता था वह पत्नी छाया थी। और ऐसे कहो तो छाया के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैला था उसका मायालोक। ज़रा सा भी बीमार पड़ जाए और छाया उससे कहीं दूर हो तो छाया का जाप तब तक चलता जब तक वह छाया के पास या छाया उसके पास न पहुंच जाती। चिरगांव के उसके दोस्त पप्पी के यहाँ भी इस तरह एक बार बीमार पड़ गया था और उसने वहाँ छाया के नाम की रट लगाई हुई थी। घर का सबसे छोटा सदस्य जो 4 साल का बच्चा था, उसने कहा, पापा ताऊ जी कब से कह रहे हैं छाया छाया, आप इन पर छाता लगाकर छाया क्यों नहीं कर देते। हक अगर किसी पर मानने को आता तो ऐसा जैसा पप्पी पर मानता था। चिरगांव में अपना घर होते हुए उसने हमें पप्पी के यहाँ ठहराया, उसी हक से। चिरगांव के वे दिन स्वप्नलोक की तरह भीतर कहीं ठहरे हुए हैं। वह परिवार और घर जैसा था वैसा बचा नहीं, हालांकि हमारे भीतर जस का तस बचा है। पप्पी की माँ, पिता, भाई, बहनें, बहुएं, बच्चे, भरा भरा घर था। घर की छत इतनी बड़ी कि ऊपर चले जाने पर दुनिया से बाहर निकल आने का गुमा होता। चिरगांव जाकर नवीन के मुंह से सुने किस्सों वाले उसकी ननिहाल, जो कि मैथिली शरण गुप्त का घर था, उस घर को देखने का लालच तो जैसे एक असंभव लालच था। जब उस घर में गए तो लगा जैसे यह घर तो हमारा देखा जाना घर है। दादाजी का कमरा, दालान, रसोई, ऊपर लाइब्रेरी, नीचे चौगान और चौगान में चबूतरे वाला पेड़, सब कुछ वहीं वहीं था जहाँ नवीन ने बताया था। कैसे घर में सब कोई दादाजी के इर्द गिर्द फिर भी एक निश्चित दूरी पर रहते हुए एक समांतर दुनिया चलाते रहते और दादाजी की एक अलग दुनिया उसी के बीच होती।
दादाजी कभी बैठक में दोस्तों के साथ जमे होते, कभी अकेले लिखते पढ़ते मिल जाते, कभी पेड़ के चबूतरे पर कविता लिखते मिल जाते। खासियत है कि कविता कागज़ पर नहीं, स्लेट पर लिखते। जिस तरह उस घर के कोनों अंतरों और घर के हर सदस्य के कोनों अंतरों के बारे में बताता, चाहे मैथिली शरण जी हों, सियाराम जी हों, उर्मिल जी हों, उनकी पत्नी हों, अपनी नानी हों या अपनी माँ जिन्हें वह चाची कहता था। हमको ऐसा लगता जैसे हम उन सब को बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे किसी उपन्यास के पात्रों को जानते हैं। ऐसा किस्सा गो कि वह सुनाता जाता और हम मनाते कि यह किस्सा कभी ख़त्म न हो। इसी तरह कभी सागर में बीते कठिन दिनों की कथा कहता, जिसमें बबू चचा, चाची, वो स्वयं, भाई बहन सब होते। उनके बारे में ऐसे बताता जैसे किन्हीं दूसरे लोगों के बारे में बता रहा हो, एकदम अलग खड़ा होकर। बाबू चाचा रंगमंच के व्यक्ति थे, कलाकार प्रकृति के आदमी। उनका मन उसी में रमा रहता, और रंगमंच करके परिवार पालना तब तो बिल्कुल भी आसान न था। 7 भाई बहन और माँ बाप। बाबू चचा का बहुत सा समय खा जाने वाला रंगमंच चाची को कैसे सुहाता। आखिर तो उन्हें 9 लोगों का पेट पालना था, और तब ये बच्चे कैसे बीड़ी के कट्टे बनाने का काम करते, और उससे पैसे के साथ साथ बीड़ी मार देने का हुनर कैसे हासिल हुआ, आदि तमाम छोटे छोटे ब्यौरों को वह एक लेखक की संलग्नता और निस्संगता के साथ मज़ा लेते हुए बताता। न वो बाबू चचा का तरफदार होता, न चाची का, अपना तो बिल्कुल न होता। दोस्त तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति का हो सकता था जिस पर उसका मन आ जाए, किसी भी वजह से। वह छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता था। किससे दोस्ती करने पर उसे फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, जैसे किसी ख्याल के लिए उसके यहाँ कोई जगह न होती। बल्कि तो कहा जा सकता है कि किसी से उसका लाभ होने की संभावना के नज़र आते ही वह उस व्यक्ति से बचना शुरू कर देता और उससे किनारा करके ही दम लेता। जिस किसी पर उसका मन आ जाता, उसके लिए तो समय, पैसा और खुद को इतनी बेरहमी से खर्च करता कि उसके जीवन का इससे अधिक लंबा होना असंभव था। उसकी दोस्ती में जिस तरह बड़े छोटे स्त्री पुरुष का भेद न होता, वैसे ही पात्र अपात्र का भेद भी न होता, और वह हर के लिए अपने को, पैसे को और समय को उसी तरह उतना ही खर्च करता। जिसके प्रेम में वह पड़ जाता, जो कि वह आए दिन पड़ा रहता, उसी व्यक्ति से वह रात दिन छल छलाया रहता और कहता भी, ज्योत्सना जी, आप माने न माने, बिना प्रेम के तो अपन ने दुनिया में एक भी दिन नहीं बिताया। वह जिस तरह माया रानी के प्रेम में पड़ सकता था, उसी तरह विनोद जी के, नदी के और कविता के प्रेम में पड़ सकता था। वह भी मुक्त, और जिसे वह प्रेम करे वह भी मुक्त। फिर भी होते एक दूसरे के गिर्द छलके छलके से। उस दिन शाम वह सामने के दरवाजे से खुशी के एक तूफान की तरह दाखिल हुआ था, कमरा खाली होगा के भाव से, जो कि वह कमरा अक्सर होता भी था। उस वक्त मैं अपनी कुर्सी मेज़ पर जमा थी, जो भी कभी कभी ही जमती थी, और वह भी शाम के समय। उपन्यास के सारे ड्राफ्ट मेज़ पर फैलाए। मैं अपने तूफान के वह बैठ गया कुर्सी पर, देखता रहा उस दृश्य को जो कभी कभी ही उपस्थित होता था। इतने सालों में कम से कम उसने तो इस दृश्य को गिनी चुनी बार ही देखा होगा। वह उसे देखता रहा, बोला, यार ज्योत्सना जी, यहाँ इस तरह बैठी हुई आप कितनी स्वतंत्र लग रही हैं। ऐसी आप मुझे अन्यत्र कभी नहीं लगी। आखिर तो वह तूफान था, खुशी का तूफान। कितनी देर थमा रह सकता था। वह उठा और भीतर को बढ़ लिया। बड़ी मुश्किल से सूत्र जुटे थे। उस समय उन्हें छोड़ना मेरे लिए बगरा देना होता। इसलिए और दिनों के उलट मैं जमी रही अपनी मेज़ कुर्सी पर। शुरू में संकुचित हुआ, संकुचित होने की प्रक्रिया में और अधिक खुल गया। फिर एक बार छोटे से तूफान की शक्ल में मेरी पीठ पीछे के दरवाजे से प्रकट हो गया। आप बहुत दिनों बाद काम कर रही हैं ज्योत्सना जी, मगर आइए थोड़ी देर के लिए। बस आज का दिन, कह कर वह दिन बटोरता गया था। आज के कई दिन। थोड़ी देर का विस्तार 4-5 घंटों से कम शायद ही कभी होता उस दिन, मगर मेरे लिए भी यह कम बड़ा अचरज नहीं था कि मैं सच में थोड़ी देर बाद अपनी मेज़ पर लौट आई थी, अपने गिलास को उनके गिलासों के बीच अपनी हाज़िरी लगाने को छोड़कर। गिलास मेरी एवजी कितनी देर कर सकता था। आखिर उसने गिलास को मेरी मेज़ पर पहुंचा दिया। इस तरह हर बार मुझे अपने से दूर छूट जाने से बचा लेता था नवीन, जो स्वयं कई बार अपने से बहुत दूर चला गया लगता था।